हेलो एवरीवन। वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी सिलेक्शन सीरीज फॉर द महा ट्रांसको, तो उसी का ही पार्ट नंबर 48 लेके आया हूं। तो उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी मैंने सेशन आपके लिए दिए हैं वो सभी आपने देखे रहेंगे। एंड जिन्होंने हमारे 47 सेशन नहीं देखे होंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो। जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हो यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट का नाम है महा ट्रांसको 2023 या तो 24, और वहाँ आपको एक सिलेक्शन सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। यस, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी मैंने सेशन दिए पूरे के पूरे सेशन के आपको मिल जाएंगे पीडीएफ। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में अटैच करा दूंगा, सो दैट आप इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। यस, एंड बिफोर द स्टार्टिंग द सेशन मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, सो दैट यू विल गेट द बेटर आइडिया कि भाई आपको बढ़ा कौन रहा है, राइट ना। यस, सो दिस इज माय नेम एंड आई एम इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट प्राइज क्रैक की हुई 2018, 19 एंड 20, एंड मेरा सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांस को, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को, एंड जूनियर इंजीनियर इन महाडिस्कॉम। तो ये तो हुआ मेरा सिलेक्शन। तो देखो बेटा, सिलेक्शन को कोई भी लेके आता है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगभग मुझे 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फील्ड, एंड आई एम अ गोल्ड एज वेल एज अ सिल्वर एजुकेटर इन वन ऑफ द ईटेक कंपनी ऑफ द बैंगलोर। एंड उसके साथ साथ ही मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से, एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको इन एचवीडीसी सेक्शन। तो ये तो रहा मेरा इंट्रोडक्शन, और आज हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, या फिर मैं बोलूंगा गोल्डन एमसीक्यूज का। ये हमारे पास बेसिकली पार्ट 2 है, जिसमें हम मिक्स टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। कल के सेशन में मैंने पार्ट 1 दिया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका वहां से मिला था। तो सेम रिस्पॉन्स मैं उम्मीद करता हूँ इस सेशन में भी मुझे मिलेगा। और आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम देखेंगे कि हमारे लिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्या। यस, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हो तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे पहले क्वेश्चन क्या ही है हमें देखना पड़ेगा। तो क्या बोला है, कैलकुलेट द आई नॉट ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। नीचे एक डायग्राम दी गई, मतलब ये डायग्राम है, उसमें हमें आई नॉट निकालना है। तो इस आई नॉट को हम कैसे निकालेंगे? तो देखो बेटा, सबसे पहले जो आपके पास टारगेट है, या फिर मैं बोलूंगा जो चीज निकालनी है, वो है कहाँ पर? तो वो आई नॉट करंट आपके पास यहाँ पर है। तो ये आपको आई नॉट चाहिए, राइट ना। अब ये आई नॉट को निकालने के तरीके मैं आपको बताता हूँ। तो आई नॉट को आप कैसे निकालोगे, तो ध्यान से देखना। इस आई नॉट को निकालने के लिए मैं अगर यहाँ पर केसीएल लगा दूं तो मैं आई नॉट निकाल सकता हूँ, या तो मैं इस पॉइंट पर भी केसीएल लगा दूं तभी मैं आई नॉट निकाल सकता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? यस। अब इस आई नॉट को हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। इस आई नॉट को हम कैसे निकालेंगे, उससे लिए तो मैंने बोला ना कि यहाँ पर हम केसीएल लगा देंगे। अब हम केसीएल कब लगाएंगे? जब हमें करंट पता रहेंगे। मतलब इस ब्रांच का करंट पता है क्या? नहीं। तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज I1, एंड इस ब्रांच का सपोज करंट नहीं पता तो इस ब्रांच का भी करंट हम अज्यूम कर लेते हैं I2। इस ब्रांच का सपोज करंट नहीं पता तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं I3, एंड इस ब्रांच का सपोज आपके पास करंट नहीं पता तो आप आगे बोल सकते हो I4। तो आपके पास बेटा दो चॉइसेस है कि आप क्या कर सकते हो। इसको मैं बोलता हूँ सपोज पॉइंट नंबर ए, एंड पॉइंट पर क्यों नहीं चल रहा भाई पेन, बी। तो अगर आप केसीएल, ध्यान से देखना, केसीएल लगा देते हो कहाँ पर, ये चीज पता होनी चाहिए कि आप कर क्यों रहे हो ये सभी चीजें। केसीएल लगा देते हो एट योर पॉइंट ए पॉइंट पर अगर आप केसीएल लगा देते हो तो आपके पास केसीएल क्या बनेगा? तो केसीएल क्या होता है? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट ना। तो हम क्या बोलेंगे? I1 इज इक्वल टू आई नॉट प्लस हम I2 बोल सकते हैं। तो हम यहाँ से आई नॉट इज इक्वल टू I1 माइनस I2 बोल सकते हैं ना। तो इस तरीके से हम आई नॉट को निकाल सकते हैं। दिस इज अ मतलब दिस इज अ वन मेथड, मतलब ये मेथड है हमारे पास। एंड सेकेंड मेथड हम क्या बोल सकते हैं? हम यहाँ पर केसीएल लगा सकते हैं। कहाँ पर बेटा? आपके पास बी पॉइंट पर। तो यहाँ से भी हम आई नॉट निकाल सकते हैं। मैं दोनों मेथड से आपको आंसर निकाल के दिखाऊंगा, सो दैट आपके दिल मतलब दिमाग के दरवाजे सब खुल जाए। तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पर अगर हम केसीएल लगा दे तो सर I3 इनकमिंग है, प्लस हम क्या बोलेंगे बच्चा? सर आई नॉट इनकमिंग है एंड I4 इज आउट गोइंग। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यहाँ से अगर मुझे आई नॉट चाहिए तो हम क्या करेंगे सर? I3 माइनस I4 कर देंगे। यस, I3 माइनस I4 करेंगे तभी भी हमारे पास ये आंसर आ सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो मुझे एक चीज बताना, वंस यू विल गेट द I1 एंड I2 एंड I3 एंड I4, कोई भी चीज आपको अगर पता चल गई I1 I2 या तो I3 एंड I4, तो उन दोनों का डिफरेंस लेकर आप क्या कर निकाल सकते हो? आई नॉट निकाल सकते हो। यस, करेक्ट है। यस, तो अब हमारा यही टारगेट रहेगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के देखो बहुत सारे तरीके हैं, बट मुझे क्या लग रहा है, तो मैं ये तो देख पा रहा हूँ ना कि ये जो 30 वोल्ट है इस पूरे ब्रांच के लिए अक्रॉस में है। मतलब यहाँ पर कितना वोल्ट है बेटा? 30 वोल्ट। तो हम क्या बोल सकते हैं सर? ध्यान से देखना बेटा, इन दो रेजिस्टेंस को क्या हम कंबाइन नहीं कर सकते? ध्यान से देखना,
इन दो रेजिस्टेंस को क्या हम कंबाइन नहीं कर सकते? तो टू पैरेलल विद टू, तो सभी बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो बहुत आसान है सर, दो इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में कनेक्टेड रहेंगे तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? तो आप क्या कितना बोलोगे? तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा हमारे लिए, सॉरी 4 कर दिया, देखो मैंने गलती से, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 ओम, राइट ना? यस, ये ऊपर वाले दो का इक्विवेलेंट ले लिया मैंने। देन सेम अगर मैं आपको बता दूं, ये 6 and 3 अगर आप पैरेलल में लगाते हो तो जो मेरे मेरे से पढ़े हुए जो स्टूडेंट है, या फिर मैं बोलूँगा जो मेरे स्टूडेंट है, वो जानते हैं कि मैंने ये आपको पेयर बताई थी कि 3 और 6 का पैरेलल आपके पास 2 आता है, याद ही रखने के लिए मैंने बोला था। तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा? तो दिस इज योर 2 ओम, राइट ना? एंड इसके लिए आपके पास बेसिकली कितना वोल्टेज है, प्लस माइनस कर दोगे तो कितना वोल्टेज बन रहा है? तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास 30 वोल्ट है। तो क्या मैं इसको V1 नहीं बोल सकता? बताओ। इसको सपोज मैं V1 बोलता हूँ एंड इसको सपोज मैं V2 बोलता हूँ, और ये सपोज मेरे पास टोटल वोल्टेज है, तो मैं क्या कर सकता? तो आप क्या बोलोगे? सर आप यहाँ पर ना VDR लगा सकते हो। तो VDR लगा दोगे तो V1 का कितना वोल्टेज मिलेगा? तो आप बोलोगे सर टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई विथ, सर जिस ब्रांच का अक्रॉस का वोल्टेज निकालना है डिवाइड बाय दोनों ब्रांच के आपको एडिशन करनी पड़ेगी, राइट ना? तो आपके पास कितना वैल्यू बनेगा? ये तो 30 मल्टीप्लाई 1/3 बनेगा बेटा। तो इसके वैल्यू कितनी बनेगी? तो आप बोलोगे सर ये 10 वोल्ट बनेगा। तो V1 10 वोल्ट। तो आप आसानी से बोल सकते हो सर जो V2 रहेगा सर वो टोटल वोल्टेज माइनस सर हम V1 कर देंगे, तभी हमारे पास आंसर बन जाएगा, मतलब 30 - 10 कर देंगे तो 20 वोल्ट आ जाएगा। यस, ये एक वे है, या तो आप यहाँ पर V2 के लिए भी VDR लगा सकते थे क्या? तो आप इसको भी ऐसा कर सकते थे ना कि सर टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय सीधा सीधा 3 कर लोगे तो ये कितना हो गया? 30, 2 डिवाइड बाय आपके पास 3, तो 30 ये 10 टाइम्स काटेगा, और 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 20 वोल्ट, राइट ना? यस, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। अब ये क्यों निकाला हमने? तो ये इसलिए निकाला है ताकि हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो ये जो वोल्टेज है, ध्यान से सुनना बेटा, ये जो आपके पास ये 20 and 10 वोल्ट मिला है, तो इसका मतलब इस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस में कितना वोल्टेज है? लिसन केयरफुली, यहाँ पर 30 है तो पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस में V1, इसको मैं V1 बोलता हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पर V1 है ना बेटा, एंड सपोज यहाँ पर आपके पास इन दोनों के बीच में आपके पास V2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? तो V1 की वैल्यू तो आपको पता है ना कि कितना है, 10 है, एंड V2 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 20। तो अगर मैं सपोज I1 निकालना चाहता हूँ, या तो मैं सपोज I3 निकालना चाहता हूँ, कोई भी एक चीज I1 निकालना चाहता हूँ, तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि I1 के अक्रॉस में, मतलब ये वाला सर V1 वोल्टेज है, V1 डिवाइड बाय आप 2 कर सकते हो कि नहीं कर सकते? सीधा सीधा करंट, तो आप क्या बोल सकते हो? तो सर V1 की वैल्यू कितनी है? तो V1 इज हाउ मच? तो आप बोलोगे सर 10, 10 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स आपके पास ये 5 एम्पियर आ जाएगा, करेक्ट? बिल्कुल सही, यस 5 एम्पियर आ जाएगा। तो वैसे आप अगर सपोज I2 निकालना चाहते हो तो I2 कैसे निकालोगे? सर V2 डिवाइड बाय 3 करोगे। तो V2 की कितनी वैल्यू है तो बताओ? V2 कहाँ गया आपके पास? V2 इज हाउ मच? 20, यस ना? तो V2 देखो आपके पास 20 है, एंड 3 कर दोगे आप तो ये 20, मतलब आपके पास ठीक है 20 डिवाइड बाई 3 ही रखेंगे तो ये इतना एम्पियर हो जाएगा। यस, कौन कौन हो जाएगा भाई आपके पास? I2। तो I1 एंड I2 आपको पता चल चुका है, तो यहाँ से हम I0 नहीं निकाल सकते क्या, जो कि आपके पास 5 - 20 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो आप कितना बोलोगे? सर ये 15 - 20 डिवाइड बाई आपके पास 3 हो जाएगा, तो हम इसको सपोज -5 डिवाइड बाई 3 एम्पियर नहीं बोल सकते क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बोल सकते हो, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। यस। अब अगर कोई बोल रहा है कि सर आपने तो ये यहाँ से भी बताया था सर, इसका भी वैल्यू उतना आएगा क्या? तो आप मुझे बताना, इसके लिए आप क्या कर सकते हो? ऐसा भी कर सकते थे ना बेटा, अगर आपको I3 भी निकालना रहता तो आप ऐसे निकालते। I3 कैसे निकलता आपका? सर 2, सॉरी V1 डिवाइड बाय आपके पास 2 हो जाएगा था, तो V1 कितना आपके पास? 5 डिवाइड बाय 2, तो आप बोलते सर ये 5 एम्पियर, राइट? एंड आपके पास बेटा I4 कितना हो जाता? तो I4 आप क्या बोलते सर? V2 डिवाइड बाय आपके पास कितना हो जाता रही है? 6। तो V2 की कितनी है सर? 20 डिवाइड बाय 6, तो कितना बोलते हैं आप? सर ये 10 डिवाइड बाय 3 ही हो जाता, राइट ना? 3 एम्पियर, 10 डिवाइड बाय 3 एम्पियर यहाँ पर पुट कर देना, बस कुछ नहीं है। 10 डिवाइड बाय 3 एम्पियर, तो ये आपके पास 5 होता, और ये देखो 5, और यहाँ पर I4 की वैल्यू कितनी हो जाती? I4 की वैल्यू 10 डिवाइड बाय आपके पास 3 हो जाती, तो आप कितना बोलते हैं? तो ये 15 हो जाता, 15 - 10 डिवाइड बाय आपके पास 3 हो जाता, गेटिंग? तो इससे आपके पास आंसर क्या बनता? तो 5 डिवाइड बाय 3 बन जाता, राइट ना?
5/3। एक सेकेंड कुछ तो गलती की है शायद से मैंने। I3 प्लस I0 = I4, तो I4 I3, यस मैंने यहाँ पर गलती ये की है, किसी ने कमेंट किया होगा, तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास I4 माइनस I3 रहेगा ना। यस, तभी मैं सोचूं प्लस में कैसे आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर बेटा ये आ जाएगा। यस, तो जिन्होंने कमेंट की होंगी वो अभी हैप्पी रहे होंगी, क्योंकि मैंने आपके पॉइंट को पकड़ा था। I4 की वैल्यू कितनी बच्चा, तो 10/3 -5, तो ये 10 -15/3 करोगे तो कितना आ जाएगा, -5/3 एम्पियर। इट मीन्स ये आपके पास आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आपके पास जो मर्जी है आप कर सकते हो बेटा, जो जैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है वैसे कर सकते हो। इसके और भी अप्रोच हो सकते हैं, बट मैंने आपको बताया है ये अप्रोच। अच्छा लगे तो बिल्कुल आप लाइक कर सकते हो, सेशन को देख लेते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं आता, और ये तो बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा है। क्या बोला है, इन अ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में हम स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस क्यों लगाते थे। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको लिया हुआ है, बट ये सेशन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस मिक्स वाले सेशन में भी रखा है। तो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस बेसिकली हम जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है ना बच्चा, टेम्परेचर का वेरिएशन होता है एटमॉस्फेयर में, तो उससे पीएमएमसी की इंस्ट्रूमेंट गलत ना आए, मतलब रीडिंग सॉरी गलत ना दे हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, तो उससे कंपनसेट कराने के लिए या फिर उससे बचाने के लिए बेसिकली हम स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस यूज कर लेते। तो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस कभी भी अगर पीएमएमसी से रिलेटेड आ जाएगा तो याद रखना टेम्परेचर का इफेक्ट नलीफाई करने के लिए या फिर कंपनसेट कराने के लिए हम बेसिकली इसका यूज कर लेते हैं। ईएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा मायने मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको लाइटली मत लेना। ओके, चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ऑप्शन सी है, कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ज्यादा डिस्कस करने जैसा कुछ है ही नहीं उसमें। देन लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बेसिक नेटवर्क थ्योरी से मैंने क्वेश्चन रखा है और इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्या बोला है, इन द सर्किट शो इन द फिगर द करंट I1 को आपको निकालना है। सबसे पहले I1 है कहाँ पर, तो आपको बच्चा ये वाला करंट निकालना है, इस लूप में से जाने वाला करंट, ये I1 है ना, I1 करंट, और इसकी डायरेक्शन भी याद रखना यही दी हुई है। ओके, तो ये करंट है जो मैंने अभी पिंक कलर से किया। यस, I1 करंट निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक लूप है एंड ये आपके पास एक लूप है। तो दो लूप के बीच में जब सीधा सीधा आपके पास करंट सोर्स आ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं सुपर मेश। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सुपर मेश। इस क्वेश्चन को आप नोडल एनालिसिस से तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे, मेश एनालिसिस लगाओ या फिर जो भी चीज़ है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सुपर मेश से सॉल्व करके दिखाता हूँ। नोडल से आप कर ही लेना या फिर चलो टाइम मिलेगा तो मैं ही कर दूंगा। चलो पहली मेथड में सुपर मेश लगा देता हूँ। ओके, सुपर मेश टेक्निक, तो सुपर मेश टेक्निक में सबसे पहले आपको वो इक्वेशन लिखना है जिसके वजह से आपके पास सुपर मेश बनी हुई है। तो सुपर मेश किसके वजह से बनी है सर, ये जो करंट सोर्स है ना सर, ये वाला करंट सोर्स बीच में सर जो करंट सोर्स है, लिसन केयरफुली, ये जो बीच में करंट सोर्स है सर वो किसके दोनों के बीच में सर, इस वाले लूप के बीच में और इस वाले लूप के बीच में, तो इससे एक इक्वेशन बनेगा। तो ध्यान से देखना, I1 जब ऐसे घूमेगा तो इस तरीके से करंट सोर्स के डायरेक्शन में, सॉरी I2 अगर ऐसे घूम के आएगा तो I2 का डायरेक्शन एंड ये 2 एम्पियर का डायरेक्शन सेम ही है, लिसन केयरफुली। एंड I1 का डायरेक्शन एंड I2 का डायरेक्शन अपोजिट है, ध्यान से देखना। I1 का यानी इस 2 एम्पियर का डायरेक्शन आपके पास अपोजिट है, तो जिसका डायरेक्शन अपोजिट रहेगा उसके लिए नेगेटिव साइन लिया जाता है और जिसका डायरेक्शन सेम रहेगा उसके लिए पॉजिटिव लिया जाता है। आसान सी बात, नो बकवास। या फिर सीधा सीधा ऐसा बोल दो बेटा, ये इस तरीके से आपके पास I1 करंट आएगा इस नोड के लिए, यहाँ पर 2 एम्पियर करंट जा रहा है एंड इधर से जाएगा करंट आपके पास I2 जाएगा, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर केसीएल लगा दोगे तो पहला केसीएल क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर I1 प्लस 2 एम्पियर, या फिर मैं इसको बोलूंगा I1 प्लस 2 इज इक्वल टू I2। तो हम यहाँ से इक्वेशन क्या बना सकते हैं, तो I1 माइनस I2, या नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, चलो इसको हम ऐसा बोलेंगे कि ठीक है इसको हम इतना ही रहने देते, बाकी कुछ नहीं करेंगे। चलो इसको हम इतना ही रहने देते, जब जरूरत पड़ेगी इसको घुमा लेंगे, ठीक है। एंड देन अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम यहाँ पर यूज करेंगे सुपर मेश टेक्निक। सुपर मेश टेक्निक मतलब कैसी, कुछ इस तरीके से आपको सुपर मेश टेक्निक में हम क्या करते हैं, जो भी आपके पास लूप करंट प्रॉब्लम कर रहा था उसका वोल्टेज नहीं पता, बेसिकली पता होता आपको, तो उसको छोड़ के बाहर वाले हिस्से में आपको एक बड़ा सा लूप लगाना पड़ता है। जैसे आप मेश एनालिसिस लगाते तो यहाँ पर हम लगा देंगे केवीएल।
KVL। तो KVL लगा देंगे तो कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे सर 20 प्लस ये देखो ये 2 और वो आपके पास कितना हो जाएगा 2 × I1 प्लस यहाँ पर कितना आ रहा है तो सर 1 × I1 प्लस सर सॉरी I1 नहीं, यहाँ पर I2 आ जाएगा क्योंकि इस 1 एम्पियर में I2 करंट फ्लो हो रहा है ना, तो 1 × I2। एक सेकेंड अच्छे से लिख लेते हैं इसको, अच्छे से लिख लेते हैं। तो 1 × I2 प्लस ये 4 × I2 प्लस आपके पास 3 × I1 इज इक्वल टू 0। यस, बात खत्म, कुछ भी नहीं था इसमें। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं सर, देखना ये 2 I1 और ये 3 I1, 5 I1 प्लस 1 और 4 आपके पास कितना हो जाएगा सर 5 I2। तो इधर कितना हो जाएगा आपके पास ये +20, तो 5 से कट जाएगी ये सभी चीजें, तो क्या ना इसे सर I1 प्लस I2 इज इक्वल टू ये 4 हो जाएगा। यस, बहुत ही प्यार से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो ये सपोज आपके पास इक्वेशन 2 है एंड ये सपोज आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो आपको I1 चाहिए, तो क्या मैं इस I1 I2 की वैल्यू यहाँ पर नहीं पुट कर सकता? I2 की वैल्यू इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करूंगा तो इक्वेशन क्या बनेगा आपके लिए? तो आप खुद ही बोलोगे सर I1 प्लस I1 + 2 इज इक्वल टू सीधा सीधा 4 लिखेंगे सर, क्योंकि I2 की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा 2I1 इज इक्वल टू 4 - 2। तो 2I1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना बनेगा ये 2, तो आप क्या बोलोगे I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। बात खत्म, बात खत्म। यस, तो आपका जो आंसर रहेगा बेटा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन था। तो ये तो रहा सुपर में सुपर नोड वाला कंसेप्ट। अब अगर सपोज आपको दिमाग में नहीं आया, आपको बस नोडल एनालिसिस पता है, तो मैं आपके लिए दूसरी भी मेथड देता हूँ। यस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेथड नंबर 2, बहुत ही प्यार से समझेंगे। और इस मेथड को समझने के लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो लेट मी कॉल दिस इज माई I1, दिस इज I2 एंड यहाँ पर मुझे एक वोल्टेज कंसिडर करना पड़ेगा V। तो इस नोड पर हम नोडल एनालिसिस लगा देंगे। सबसे पहले नोडल एनालिसिस यूज कर रहे हैं, मैं नोड एनालिसिस या फिर मैं बोलूँगा नोडल एनालिसिस है, ठीक है। तो नोड वोल्टेज V है, तो मुझे बताना कि इस V के करस्पॉन्डिंग I1 करंट इनकमिंग है क्या आउटगोइंग है। तो सर आप बोलोगे सर KCL लगा दो सबसे पहले, तो I1 + 2 इज इक्वल टू I2, यही हम करेंगे। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, कैन आई राइट I1 सॉरी I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 2, कर सकते हैं बिल्कुल। अब मुझे बताना कि जो I2 है, बेसिकली I2, अब ये I2 ऐसे जा रहा है ना, इस तरीके से जा रहा है ना, तो इस वोल्टेज से लेके यहाँ पर हमारे पास बेसिकली ग्राउंड होता है। लिसन केयरफुली, बहुत प्यार से समझेंगे इस क्वेश्चन को। ये जो नोड है आपके पास, बेसिकली ये नोड के हिसाब से यहाँ का वोल्टेज कितना रहेगा, तो आप तो 0 वोल्ट लोगे ना, ग्राउंड वोल्ट। तो ये वाला जो I2 है जो आपके पास इस ब्रांच में से जा रहा है, ध्यान से देखना, ये जो I2 है ये V से लेके 0 वोल्ट तक जा रहा है ना, तो आप इसको कैसे लिखोगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे। तो आप I2 कहाँ पर जा रहा है, V से लेके 0 तक, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे क्या, V - 0 डिवाइड बाई कितना रेजिस्टेंस है सर 1 और ये 4, तो दोनों के एडिशन करेंगे तो 5, राइट ना। सीधा मैं यहाँ पर 5 कर सकता हूँ। माइनस I1 कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। I1 जा रहा है आपके पास V से 20 वोल्ट से लेके V तक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंंट क्योंकि I1 की डायरेक्शन ये थी बच्चा, ये थी आपके पास I1 की डायरेक्शन। तो ये 20 वोल्ट से लेके V तक जा रहा है, तो हम हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करते तो बच्चों वाली चीज़ है। तो हम इसको ऐसा करेंगे क्या कि 20 - V डिवाइडेड बाय आपके पास 2 ही आ जाएगा। 2 नहीं आ जाएगा, देखना यहाँ पर आपके पास 3 भी है, तो 2 नहीं आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो हम गलती से इसको लेते ही नहीं ना, तो यही चीज़ मैं गलती करने वाला था यहाँ पर। तो ये कर लोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखना 5। क्यों, क्योंकि ये 3 और ये 2 है ना, तो दोनों की एडिशन हो जाएगी बेटा 5। तो इज इक्वल टू 2 ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोनों का बेस सेम है, तो हम क्या सीधा सीधा ऐसा नहीं बोल सकते। देखो ये माइनस है, -20 माइनस माइनस गेट +2V और आपके पास ये 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 2। तो इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो क्या मैं इसको नहीं बोल सकता 2V -20 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 10 और आपके पास 2V इज इक्वल टू 30। यस, 2V इज इक्वल टू 30, तो V इज इक्वल टू कितना मैं बोल सकता हूँ 15, राइट ना। तो V इज इक्वल टू मैं 15 बोल सकता हूँ। तो आपको क्या चाहिए, तो आपको तो देखो देखो बेटा क्या चाहिए था, आपको तो आपके पास ये I1 चाहिए था।
तो I1 क्या है आपके पास, तो I1 तो आपके पास 20 माइनस वी था ना, तो वी का मतलब कितना 15, डिवाइड बाय कितना करोगे 5, क्योंकि 2 और 5 2 और 3 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 डिवाइड बाय 5, तो आप कितना बोलोगे सर ये 1 एम्पियर। तो जो चीज़ आपको अच्छी लगी वो कर सकते हो। तो I1 की वैल्यू हमने यहाँ पर भी निकाली, 5 एम्पियर इज द करेक्ट वन। आप चाहे सुपर मेश कंसेप्ट लगाओ, चाहे आप नोडल एनालिसिस लगाओ, दिस इज योर चॉइस। तो क्वेश्चन कुछ गलत नहीं होता है, या फिर मैं बोलता हूँ आप अप्रोच क्या यूज कर लेते हो ना, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या। अब ये पावर सिस्टम से क्वेश्चन है, देखो मैं पावर सिस्टम हर एक सेशन में लूंगा क्योंकि पावर सिस्टम इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया है, फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ द फ्यूज इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ, फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, तो आपको एक पता होगा, फ्यूजिंग जो फैक्टर है ये बेसिकली रेशियो है। फ्यूजिंग फैक्टर किसका रेशियो होता है, तो हमेशा याद रखना ये होता है मिनिमम, बेसिक डेफिनेशन इसमें कुछ भी नहीं है, मिनिमम फ्यूजिंग करंट टू दी, यहाँ पर लिखना रेटेड करंट, रेटेड करंट, करंट ऑफ फ्यूज, फ्यूज का रेटेड करंट रहेगा। और हमेशा याद रखना बेटा, ये जो फ्यूजिंग करंट होता है ना वो रेटेड करंट से बड़ा होता है, लिसन केयरफुली। ये जो मिनिमम फ्यूजिंग करंट, क्या मैं मिस लिख रहा हूँ बेटा, मिनिमम जो फ्यूजिंग करंट होता है ना, फ्यूजिंग करंट होता है ना बेटा, ये आपके पास बड़ा होता है किससे, रेटेड करंट से। हमेशा रेटेड करंट किसका, मेरा क्या नहीं, रेटेड करंट ऑफ फ्यूज का, रेटेड करंट ऑफ फ्यूज का जो रेटेड करंट होता है उससे। तो अगर ये बड़ा रहेगा तो इट मीन्स ये जो न्यूमरेटर वाली टर्म है ये बड़ी रहेगी कंपेयर टू डिनोमिनेटर टर्म से, डिनोमिनेटर चीज छोटी रहेंगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो फ्यूजिंग फैक्टर जो रहेगा, शॉर्ट में रख रहा हूँ, तो फ्यूजिंग फैक्टर आपके पास ऑलवेज बेटा, ऑलवेज ग्रेटर देन, या तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बराबर बोल सकते हैं 1 से होता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि फ्यूजिंग फैक्टर आपके पास 1 से छोटा होता है कि बड़ा होता है, तो आपका हमेशा 1 से बड़ा या तो बराबर हो जाएगा। नॉर्मली तो बराबर भी नहीं मैं बोल सकता, तो इसको तो हम बोलते हैं ग्रेटर ही होता है, ऑलवेज ऑलवेज, ये कभी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ओके। अब ये फ्यूजिंग करंट क्या है, ध्यान से देखना, मिनिमम फ्यूजिंग करंट मतलब, सपोज आपके पास ये फ्यूज है, आपके पास ये क्या है बच्चा, फ्यूज है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि फ्यूज में क्या होता है, एक हमारे पास लीड होती है ना, एकदम थीन से पतली सी वायर। तो ये फ्यूजिंग करंट क्या है पता है, कि ये आपके पास मिनिमम करंट है, आई मिनिमम करंट, ऐसा मिनिमम करंट बेसिकली जिस करंट पर आपके पास ये फ्यूजिंग एलिमेंट मेल्ट आउट हो जाए, मेल्ट आउट हो जाए मतलब पिघल जाए, पिघल जाए। तो ये पिघलने वाला करंट आपका हमेशा, आई मिनिमम करंट आपका हमेशा आई रेटेड के बराबर रहेगा। मतलब सपोज ये 5 एम्पियर का करंट इसका रेटेड है, आई रेटेड इस फ्यूज का करंट 5 एम्पियर है, तो ये मिनिमम फ्यूजिंग करंट 5 एम्पियर से तो छोटू नहीं रह सकता, ये हमेशा आपके पास 5 एम्पियर से ज़्यादा ही रहेगा, तभी जाकर आपका फ्यूज मेल्ट होगा ना। यस। तो जो फ्यूजिंग करंट होगा, मिनिमम फ्यूजिंग करंट आपका हमेशा याद रखना, मैंने अगेन एक बार बता दे रहा हूँ, ये आपके पास बड़ा ही रहेगा बेटा आपके पास आई रेटेड से। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो मिनिमम फ्यूजिंग का फैक्टर ना, फ्यूजिंग फैक्टर, ये हमेशा आपका ग्रेटर देन 1 ही आएगा, क्योंकि मिनिमम फ्यूजिंग करंट ऑलवेज ग्रेटर देन रेटेड करंट रहेगा। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि फ्यूजिंग फैक्टर आपके पास लेस देन 1 हो जाए। और क्वेश्चन तो आपको यही पूछा था कि बताओ भाई डेफिनेशन क्या है आपके पास फ्यूजिंग फैक्टर की, तो ऑप्शन देख के आप बता सकते हो कि सर ऑप्शन नंबर सी इज अ बिल्कुल करेक्ट वन, मिनिमम फ्यूजिंग करंट टू द रेटेड करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द फ्यूज इज नथिंग बट अ फ्यूजिंग करंट, यस सॉरी फ्यूजिंग फैक्टर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। अब ये फिर से हम नेटवर्क थ्योरी से क्वेश्चन बोल सकते हैं, या फिर नॉर्मल आप किसी भी सिस्टम से आप मतलब किसी भी सब्जेक्ट से बोल सकते हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ही बोल सकते हो। इसमें क्या बोला गया है, आपको पूछा बच्चा आरएमएस वैल्यू ऑफ द इस वेवफॉर्म का, तो वेवफॉर्म किस तरीके की है, तो ये बच्चा ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है। और ट्रायंगुलर वेवफॉर्म में एक शॉर्टकट याद रखना हमेशा, ये शायद से मैंने किसी तो सेशन में बताया है या फिर आई डोंट नो मैंने बताया कि नहीं बताया, बट याद रखना ट्रायंगुलर वेवफॉर्म के लिए बेटा जो पीक वैल्यू होती है, ए एम लिखता हूँ, ए एम मतलब ये पीक लिखता हूँ, ये मतलब मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय √3 होता है, क्या क्या रहेगा ये, तो ये रहेगा आपके पास आर एम एस करंट, आर एम एस करंट। ओके। आर एम एस सॉरी करंट नहीं, आर एम एस वैल्यू रहेंगे बेसिकली, इसके क्या रहेंगे आर एम एस वैल्यू, ये पूरा प्रूफ करके आता है, इसको बस इतना ही आपके काम की चीज़ें याद रखना हमेशा के लिए। फॉर द ट्रायंगुलर वेवफॉर्म
आरएमएस वैल्यू क्या होती है, तो ए पिक मतलब उसका मैग्नीट्यूड की पिक वैल्यू डिवाइड बाय √3, ये चीज आपको याद रखनी है। यस, तो मतलब लाइक दिस कि सपोज आपके पास अगर ये ट्रायंगल है, यस इस तरीके से, तो दिस इज नथिंग बट योर ए पिक, एम्पलीट्यूड पीक हम बोल सकते हैं। यस, पॉजिटिव या तो निगेटिव का भी आपके पास ये निगेटिव में ए पिक रहेगा, ए पिक, गेटिंग यस। तो इसके अगर मुझे आरएमएस वैल्यू चाहिए तो कुछ इस तरीके से, वैसे सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, इसमें सोचने जैसी चीज ही क्या है। तो आप क्या बोलोगे सर, वी आर एम एस, ये तो वोल्टेज का वेवफॉर्म है ना, तो आप क्या बोलोगे सर, मैक्सिमम कितनी वैल्यू है सर, आप 5/√3 कर दो। तो 5/√3, ध्यान से देखना, अब आपको 5/√3 तो पता नहीं होता है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए देखो बच्चा, मैंने आपको बोला था ना कि 5 मल्टीप्लाई 1/√3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.57 समथिंग समथिंग होती थी, इसका तो मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हो ना। यस, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो आप भी, तो मैं यहाँ पर खुद मतलब आपके लिए नहीं करके दे रहा। 5.5 इसको मल्टीप्लाई अगर सपोज आप 5 करोगे तो आपका लगभग 2.88 के नज़दीक आपका आंसर आ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, 2.88 वोल्ट। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, आप ये सोचने लगते हो सर इतना आसान क्वेश्चन आएगा क्या, अरे क्यों नहीं आएगा बेटा, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ऐसे, राइट, बिल्कुल आएंगे इस तरीके के क्वेश्चन। तो आपका जो आंसर है, तो आपके पास देखो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। अब कभी कभी ये भी चीज पूछी जाती है कि बताओ बेटा, इस वेवफॉर्म के लिए पिक टू पिक वैल्यू क्या रहेगी। तो पिक टू पिक का मतलब ये चीज होती है कि आपके पास पॉजिटिव पिक एंड निगेटिव पिक के बीच में कितना डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है पिक टू पिक। यस, तो अगर आपको पिक टू पिक कभी बोला जाए तो आपको क्या करना है, ए पिक माइनस ऑफ निगेटिव ए पिक करना है। यस, दोनों का डिफरेंस लेना है ना, तो दोनों की एडिशन हो जाएगी बेसिकली, तो आप बोलोगे सर 2 × ए पिक भी हम बोल सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब अगर इसी क्वेश्चन में आपको पिक टू पिक वैल्यू पूछी जाती तो आप क्या करते हैं, 5 माइनस ऑफ -5, मतलब आपके पास 5 + 5, तो आप कितना बोलते हैं, 10 वोल्ट बोल देते हैं। यस, तो दिस इज योर पिक टू पिक वैल्यू। मैंने पूछा नहीं इस क्वेश्चन में, बट फिर भी मैं चीज़ें बता दे रहा हूँ। तो ये पिक टू पिक वैल्यू इस क्वेश्चन की कितनी रहेगी आपके पास, 10 वोल्ट रहेगी। एंड अगर आपको एवरेज पूछता तो इस वेवफॉर्म में तो आपको कुछ चीज़ें अच्छे से दिख नहीं रही है सिमेट्रिकली, बट इस वेवफॉर्म में आप देख सकते हो, अगर एक सिमेट्रिकल स्क्वायर वेवफॉर्म है तो एवरेज वेवफॉर्म में जो पॉजिटिव एरिया है जो निगेटिव एरिया होता है ये इक्वल होता है। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव एरिया इक्वल होने की वजह से अगर मैं यहाँ पर सपोज इसके एवरेज की बात करूंगा, वैसे आप यहाँ पर नहीं दिख रहा आपको इस डायग्राम से अच्छे से, आपको लगेगा कि सर नीचे वाला एरिया बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, ये अच्छे से बनाया नहीं बेसिकली ये वेवफॉर्म। तो इसका जो एवरेज वैल्यू वोल्टेज रहेगा वो बेटा आपके पास रहेगा 0। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव एंड निगेटिव एरिया इसमें रहेंगे इक्वल। तो देखो मैंने इस क्वेश्चन में आपको तीन चीजें बताई, एक तो आरएमएस वोल्टेज, दूसरा पीक टू पीक वोल्टेज, और दूसरा तीसरी चीज मैंने बताई एवरेज वोल्टेज। और इसी में अगर आपको पीक वोल्टेज पूछते तो आप क्या बोलते, बताओ, पीक वोल्टेज पूछते तो आप क्या बोलते, तो पॉजिटिव पीक आप बोलते 5 वोल्ट, जो यहाँ पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पर है, इसका मैग्नीट्यूड लिया जाता है, आप कितना बोलते हैं, 5 वोल्ट। एक ही क्वेश्चन में सभी चीजें समझाने की कोशिश की है मैंने, ज्यादातर चीजें है ही नहीं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आपके पास आता है बेटा, क्या बहुत ही प्यार से क्वेश्चन पूछा गया, और ये आपको पूछा गया है कि बताओ आपके पास रिएक्टेंस रिले है क्या। और ये क्वेश्चन मैंने रिपीट किया क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो रिएक्टेंस के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बोली थी कि एक्स याद रखना। यस, रिएक्टेंस के लिए मैंने याद बोला था कि रिएक्टेंस में क्या होता है, एक्स, और एक्स क्या रहेगा आपके पास बेसिकली, तो वी डिवाइड बाय करंट रहेगा, राइट। बट मैंने आपको एक चीज बोली थी, आपको अगर याद रहेगी तो, यस, वी डिवाइड बाय करंट। तो एक्स में मैंने बोला था कि एक्स याद रखना रॉन्ग, रॉन्ग ट्रिक मैंने बोली थी, रॉन्ग क्या, इसका न्यूमरेटर रहेगा हमेशा, न्यूमरेटर रॉन्ग रहे तो एक्स की जगह पर आपको क्या लेना है, पी लेना है, राइट ना। तो ये रेशो क्या बन जाएगा, पी डिवाइडेड बाय आई बन जाएगा। तो ये ट्रिक मैंने आपको दी थी। एक्स से याद रखना रॉन्ग है कुछ तो इसमें टर्म, मतलब देखो फॉर्मूले में नॉर्मली एक्स क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है, वोल्टेज और करंट। तो मैंने यहाँ पर एक चीज बोली थी कि एक्स से याद रखना, एक्स मतलब जैसा हम बोलते हैं ना ये रॉन्ग है, तो एक्स रॉन्ग जैसा दिखता है, जैसे हम काट लेते हैं उस तरीके से एक्स दिख रहा है। तो उससे एक कंसेप्ट ट्रिक दे रहा हूँ मैं, तो उससे रॉन्ग कंसेप्ट समझ लेना, रॉन्ग में न्यूमरेटर को काट देना, न्यूमरेटर में पी नहीं है बेसिकली, पी नहीं तो पी नहीं, सॉरी एक्स वी नहीं है तो वी नहीं मतलब वहां पर पी है। अब पी पी है मतलब ये चीज क्या रहेगी, तो ये बेसिकली डायरेक्शन को दिखाती है। यस, डायरेक्शन को दिखाती है। एंड ये आपके पास क्या करती है, ये आपके पास ऑपरेटिंग चीजें दिखा लेती है। तो या यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ,
तो दिस इज माई बेसिकली, ये टर्म यहाँ से हम नाम देना स्टार्ट करते हैं ना, दिस इज अ डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट। ऊपर वाली चीज हमेशा रिस्ट्रेंट दिखाता है, ओके, डायरेक्शन रिस्ट्रेंट। और ये क्या रहेगा आपके पास, ओवर करंट। ओवर करंट, दोनों को ऐड कर देना, डायरेक्शन रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा बेटा आपके पास, रिएक्टेंस रिले इज अ डायरेक्शनल डिस्टेंस ओवर करंट रिले। ये मैंने ट्रिक बताई है, कंसेप्ट नहीं बताई। तो कंसेप्ट बताने के लिए ये बहुत मतलब आपको क्या बोलते हैं हम, टॉर्क इक्वेशन लिखना पड़ता है, टॉर्क इक्वेशन को एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें मतलब करोगे तो टाइम बहुत चला जाएगा। तो इसीलिए इस ट्रिक को याद रखना, इस ट्रिक को आप याद कर सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। कुछ नहीं, 2-3 बार समझ लेना, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ओके। तो इस ट्रिक को समझ लेना कि एक्स से याद रखना रॉन्ग। रॉन्ग क्या, तो न्यूमरेटर में वी की जगह पर पी है, वी की जगह पर पी है, तो पी से याद रखना, पी मतलब पावर, और पावर क्या देती है, डायरेक्शन देती है। पावर की डायरेक्शन होती है, लोड टू सोर्स फ्लो हो रहा है कि सोर्स टू लोड फ्लो हो रहा है, तो उसको से याद रखना डायरेक्शनल। डायरेक्शनल रिस्टेंट न्यूमरेटर में, रिस्टेंट वाली टर्म न्यूमरेटर में। एंड क्या है, तो ओवर करंट रिले, तो वो तो डिनोमिनेटर में, करंट से हम ओवर करंट बोल सकते हैं। तो दिस इज द डायरेक्शनल डिस्टेंस ओवर करंट रिले। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड यहाँ पर ध्यान से देखना, ये तो आपके पास क्या है बच्चा, ये तो आपके पास इम्पीडेंस रिले है। क्या है आपके पास, इम्पीडेंस रिले। अब इम्पीडेंस रिले तो बच्चा बच्चा बोल देगा कि इम्पीडेंस तो आपके पास होता क्या है, इम्पीडेंस हम ऐसे लिखते हैं ना, वोल्टेज डिवाइड करंट। यस, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। तो ये तो मैंने आपको बोला था कि इम्पीडेंस रिले के लिए कोई भी चीज़ें चेंज नहीं करना, तो ये रिस्ट्रेनिंग वाली चीज़ रहेंगे हमेशा। तो यह इसको हम क्या बोलेंगे, इसको आप बोलोगे वोल्टेज रिस्ट्रेन। एंड ये क्या बोलेंगे, हम इससे बोलेंगे बेटा ओवर करंट, ओवर करंट। और दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे रिले, राइट ना। वोल्टेज रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले। तो याद रखना एक्स के लिए मतलब रिएक्ट इम्पीडेंस रिले के लिए बेसिकली आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने, कोई भी चेंजेस नहीं करने, सीधा इम्पीडेंस वोल्टेज डिवाइड बाय करंट होता है। तो ऐसे बोल देना, तो जैसे वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, वोल्टेज रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले। तो इम्पीडेंस याद रख लेना, इम्पीडेंस के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। एक्स में याद रखना, तो एक्स मतलब रिएक्टेंस में मैंने बोला था कि वी डिवाइड बाय आएगा नॉर्मली। तो एक्स से याद रखना, इससे याद रखना कि ये रॉन्ग है। तो रॉन्ग क्या है, तो रॉन्ग याद रखना वी है, तो वी के जगह पर पी, पी डिवाइड बाय आई कर लेना। एंड पी से मैंने अभी अभी बोला, तो इससे आपके पास डायरेक्शन याद होती है। पावर मतलब डायरेक्शन, एंड करंट मतलब तो सभी को पता है कि भाई वो ओवर करंट, राइट ना। ओवर करंट क्या, तो हम इनको दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम बोलेंगे रिले, राइट ना। डायरेक्शन रिस्ट्रेंट हम बोलेंगे ओवर करंट रिले। गेटिंग माय पॉइंट। वैसे और एक हमारे पास रिले होता है, जब आगे आएगा तो मैं आपको बता ही दूंगा। बट फिलहाल तो हम इस क्वेश्चन को अभी कर लेते हैं सॉल्व। क्या बोला गया है ध्यान से देखो, फाइंड दी आउटपुट बुलियन एक्सप्रेशन। आउटपुट बुलियन एक्सप्रेशन आपको इस सर्किट के लिए निकालना है। तो ठीक है, सबसे पहले गेट को आइडेंटिफाई करना है। ये कौन सा गेट है, तो आप बोलोगे सर दिस इज एंड गेट। ये कौन सा गेट है, तो आप बोलोगे सर दिस इज नॉट गेट। ये आपके पास कौन सा है सर, एक्सॉर गेट, ओके। एंड ये आपके पास एंड गेट है, सिंपल सी बात है। तो सभी को तो पता ही होगा कि एंड गेट में होता क्या है सर, जो भी इनपुट है सर उसका प्रोडक्ट हो जाता है ए डॉट बी। ये नॉट गेट है तो सर यहाँ पर सी बार हो जाएगा। यस, ये एक्सॉर गेट है। तो इसको बस ऐसे ही समझ लेना, इस एक्सॉर गेट, आई एम सॉरी मैंने गलती से इसको एक्सॉर बोला, ये नॉर गेट है, आई एम सॉरी, एक्सॉर कैसे बोल दिया मैंने इसको। तो ये नॉर गेट है, राइट ना, यस, नॉर गेट है। तो नॉर गेट क्या करेगा सर, सबसे पहले तो ये अगर बबल ना होता तो ये और गेट था, ध्यान से देखना, तो सबकी एडिशन कर लेता, एडिशन कर लेता मतलब ए डॉट बी, ओके, प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी बार। बट ये नॉर है तो इन सभी के ऊपर आ जाएगा बी बार, ध्यान से देखना। एंड ये देखो इसके लिए इनपुट क्या मिलेगा, तो यहाँ से देखो ये बी आ जाएगा, एंड इधर से आपके पास सी आ जाएगा, राइट ना। एंड इधर से ये चीज मिल जाएंगी, तो एक्स नॉर्मली आपके पास एक्स क्या बनेगा, तो एक्स आपके पास यही चीज बनेगी ना, ए डॉट बी प्लस सी बार होल बार डॉट बी डॉट सी, राइट ना, यस। चलो इसी तरीके से हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या ना, राइट, ए डॉट बी के ऊपर बार और यहाँ पर आ जाएगा डॉट सी, सी के सर के ऊपर देखो, सी के बार के ऊपर फिर से ऊपर वाला एक बार आ जाएगा। यस, अब ये मैंने यहाँ पर लगा दिया बेटा डी मॉर्गन्स थ्योरम इसके ऊपर, क्योंकि ये प्लस का हो गया है, देखो यहाँ पर डॉट। यस, अब ये चीजें समझाने की जैसी कोई चीज है नहीं, क्योंकि इसके लिए तो मैंने ऑलरेडी सेशन दिए गए हैं। यस, तो यहाँ पर आ जाएगा बी डॉट सी, राइट ना। अब ये दो चीजें एक साथ खा जाएगा, तो क्या ना, राइट लाइक दिस,
कैन आई राइट लाइक दिस, ए बी दोनों को सर के ऊपर बार, तो सी डॉट बी सी, तो दो बार सी आया तो हम एक बार लिख सकते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बार ए बी बार सॉरी ए डॉट बी सबका बार, यहाँ पर मैं इसको बी सी लिख सकता हूँ। यस, तो ठीक है, इसको हम और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो क्या ना राइट, दिस इज माई ए बार प्लस बी बार, यहाँ पर मैंने फिर से डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा दिया ए एंड बी के बीच में, और यहाँ पर बी सी, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बार बी सी प्लस बी बार बी सी, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, तो ये चीज़ हो जाएगी आपके पास जीरो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए बार बी सी हम बोल सकते हैं। यस, ए बार बी सी, तो कहाँ पर है आपके पास सही आंसर, तो आपके पास देखना ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही आंसर। यस, तो ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो लास्ट टाइम भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है इस तरीके से आया था, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। अब ये देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, उन्होंने ये बोला है कि 150 वोल्ट वोल्ट मीटर हैज अ गारंटेड एरर, कितना है आपके पास 1% ऑन द फुल फुल स्केल, 150 जीरो से लेके 150 का एक वोल्ट मीटर है जिसकी फुल स्केल पर फुल स्केल पर 1% का आपके पास एरर है, तो उन्होंने बोला कि अगर वो 85 वोल्ट मेजर कर रहा है तो उस समय आपके पास लिमिटिंग एरर क्या रहेगा। तो इसके लिए बेसिक सा फॉर्मूला मैंने कई बार आपको बोला गया है, ये चीज़ मैंने पढ़ाई है, लिमिटिंग एरर लास्ट टाइम आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को हर बार लेता हूँ। तो लिमिटिंग एरर आप कैसे निकालते हो, तो यहाँ पर लिखना फुल स्केल, फॉर्मूला इसका, या फिर इसके पीछे कंसेप्ट भी है बट कंसेप्ट में आपको समझाते नहीं बैठूंगा, यहाँ पर लिखना फुल स्केल मल्टीप्लाई विथ गारंटेड एरर। ओके, यहाँ पर लिखना परसेंटेज गारंटेड एरर, परसेंटेज परसेंटेज गारंटेड एरर, या फिर आप एक्यूरेसी बोल सकते हो, परसेंटेज एरर बोल दो या फिर आप एक्यूरेसी बोल दो, चलता है, डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू होती है, या फिर हम इसको बोलते हैं ट्रू, मतलब मेजर्ड वैल्यू, ट्रू नहीं बोल सकते, मेजर्ड वैल्यू। तो फुल स्केल कितने की है, तो आप बोलोगे सर एक जीरो से लेके 150 की है ना बच्चा, तो जीरो से लेके 150 मतलब हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते क्या सर फुल स्केल इसकी 150 है, एरर सर उसके पास 1% का है, डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू कितनी की है सर 83 की है। यस, तो इसको सॉल्व कर लो, तो 150 डिवाइड बाय, अगर मैं 83 कर लेता हूँ, 150 डिवाइड बाय 83 कर लेता हूँ, तो इसका आंसर कितना मुझे लगभग मिल रहा है 1.8% के बराबर, राइट ना, आगे भी चीज़ें मिल रही है 0.7%, तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम आंसर देखें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। दो बार ईएससी में आया हुआ क्वेश्चन, लास्ट टाइम भी महाट्रांसफर में इस तरीके से क्वेश्चन आया था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया था बेटा, तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हो सकता है इस टाइम भी आपके एग्जाम में पूछे, थोड़े से वैल्यू चेंज करके देगा, या फिर आपको लिमिटिंग एरर देगा एंड मेजर्ड वैल्यू आपको पूछेगा, और फुल स्केल एंड परसेंटेज एरर देगा, तो कोई एक चीज़ इसमें मिसिंग करेगा, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को लिख ही लेना कि परसेंटेज लिमिटिंग एरर कैसे निकाल लेते हो, फुल स्केल मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू, आप इस तरीके से निकाल लेते हो, तो इसमें कोई भी बड़ी चीज़ है ही नहीं। लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, अब ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं, क्या बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रा इज अ करेक्ट, कौन सा अलजेब्रा आपके पास करेक्ट है, तो देखो जो इस हिसाब से मैं इधर के रिजल्ट बता देता हूँ, तो जो पहली चीज है आपके पास ए डॉट ए बार, तो ये तो दोस्त दुश्मन वाला कंसेप्ट है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है थेरी सेशन में, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। यस, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है, करेक्ट निकालना है ना आपको, तो पहला वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। देन अगर मैं सपोज दूसरे वाले का लेफ्ट में चीजें लिख लेता, तो ए प्लस यहाँ पर ए बी है, तो यहाँ पर अगर मैं सपोज ए को कॉमन लेता हूँ तो 1 + बी हो जाएगा, और 1 + बी मतलब आपके पास इसकी वैल्यू, तो मैंने बोला है कि 1 में कुछ भी ऐड कर दो तो इसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी, मतलब ये आपके पास सिंपली ए ही हो जाएगा, तो ए प्लस ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, ए हो जाएगी, जो कि यहाँ पर आपके पास A + B दी है, तो ए भी आपके पास रॉन्ग है, राइट। अब इसको हम देख लेते हैं, यस, इसको देख लेते हैं ऑप्शन सपोज सी को, तो यहाँ पर A + A बार B, यस, तो इसके लिए मैंने क्या बोला था, तो इसके लिए मैंने क्या बोला था कि ए का पार्टनर ए बार है जिसने बी के साथ फ्रेंडशिप की, मतलब ए को किसने धोखा दिया, ए बार ने धोखा दिया, तो जिसने धोखा दिया उसको नहीं लिया जाता, तो हम क्या बोलेंगे इसको
ए प्लस हम बी लिख सकते हैं। तो ये ट्रिक मैंने आपको दी हुई है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है सर, ये रिजल्ट बिल्कुल सही है जो आपको दिख रहा है ए प्लस बी। बट वैसे हमारे पास डी जो है वो रॉन्ग कैसे, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, ए प्लस बी, इसके आगे उन्होंने बी लिखा है, बट हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए इंटू ए प्लस ए बी हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे इसको, तो आप ये बोल सकते हो सर ए इंटू ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ए इंटू बी हो जाएगा। तो ए अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये चीज़ हमारे पास वन प्लस बी हो जाएगी सर। तो वन प्लस बी मतलब फिर से हम क्या बोलेंगे सर, इसका रिजल्ट तो वन ही होगा, मतलब अल्टीमेटली हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि उन्होंने बी दिया है। तो इसका मतलब आपके पास ऑप्शन डी भी रॉन्ग ही है, तो आपका जो आंसर है ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपको सभी रूल पता होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर सही है वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी इज अ बिल्कुल करेक्ट वन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट थिंग हम देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है, द किरचॉफ्स लॉ फेल्स इन केस ऑफ, कहाँ पर किरचॉफ्स लॉ फेल होता है। तो याद रखना किरचॉफ्स लॉ आपके पास नॉन लीनियर नेटवर्क के लिए भी चलता है, लीनियर नेटवर्क के लिए भी चलता है बेटा, ड्यूअल नेटवर्क के लिए भी चलता है, बट डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर नेटवर्क मतलब ट्रांसमिशन लाइन में आपके पास किरचॉफ्स लॉ नहीं चलता है। वहां पर हम एबीसीडी पैरामीटर एनालिसिस कर लेते हैं ना, राइट ना। यस, किरचॉफ्स लॉ याद रखना किसी पर मतलब आप डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर नहीं लगा सकते, मतलब ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क पर आप की सीएल केवीएल नहीं लगा सकते। तो इसका जो सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और देख सकते हो कि इसरो साइंटिस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, की नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या। अब आपके पास ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या पूछा है बेटा, अब आपको पूछा है उन्होंने मोहो रिले, राइट ना, मोहो रिले उन्होंने पूछा है। तो मोहो मतलब ये वाली चीज, इसको अपोजिट में लिखना, तो ये मोहो है, मतलब इसको हम अगर देखने की कोशिश करें तो ये करंट डिवाइड बाय आपके पास वोल्टेज हो जाएगा, राइट। करंट डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, वोल्टेज हो जाएगा। यस, तो इसमें देखना क्रॉस नहीं है, तो क्रॉस नहीं है तो ऐसे केस में मैंने बोला था कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको न्यूमरेटर में लेके जाना सबसे पहले। तो न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो यहाँ पर वोल्टेज हो जाएगा। यस, मोहो के लिए मैंने बोला है, यहाँ पर याद रखें जो डिनोमिनेटर चीज में उसको न्यूमरेटर में लेके जाना, तो वी। एंड ध्यान से देखना यहाँ पर जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में नहीं लेके आना है, तो जो डिनोमिनेटर में की चीजें अगर आप न्यूमरेटर में लेके चले गए तो यहाँ पर जगह खाली रहेगी, तो यहाँ पर आपको पी बिठाना है। लिसन केयरफुली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने ट्रिक बताई, ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ। यस, मोहो रिले के लिए यहाँ पर आपको पी बिठाना, क्योंकि डिनोमिनेटर की चीज आप न्यूमरेटर में लेके गए हो ना, तो डिनोमिनेटर तो खाली रहा, तो खाली चीज नहीं रह सकते, वहां पर पी को रखना। तो आप जैसे आपको ये चीज मिल जाएंगी, यहाँ पर ट्रिक बताया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये वोल्टेज है, और वोल्टेज से हम क्या बोलेंगे सर, ये रिस्ट्रेंट बोलेंगे सर, वोल्टेज रिस्ट्रेंट। यस, और यहाँ पर पी है, पी मतलब हमारे पास क्या होता है सर, पी पी क्या देता है सर, डायरेक्शन देता है। पावर है ना, तो पावर क्या देगा सर, डायरेक्शन देगा। तो हम क्या बोलेंगे इसको, डायरेक्शनल। तो हम इसको कंबाइन करेंगे तो वोल्टेज रिस्ट्रेंट डायरेक्शनल, हम इसको रिले बोल सकते हैं। तो ये चीज मैंने आपको बताई, ये ट्रिक याद रख लेना बेटा बस। मोहो के लिए भी बताया, रिएक्टेंस के लिए भी बताया, इम्पीडेंस के लिए तो सीधा सीधा ही होता है, उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। यस, चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इम्पीडेंस रिले के लिए सीधा वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। यस, एंड दूसरे के लिए याद रखना एक्स के लिए, एक्स मतलब रिएक्टेंस के लिए, इससे मैंने बोला था कि यहाँ पर रॉन्ग वाला कंसेप्ट यूज कर लेना है, रॉन्ग एक्स रॉन्ग जैसा ही दिखता है, तो रॉन्ग इसका क्या रहेगा, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। ये तो देखो ये फिर से बोल देगा कि भाई रॉन्ग है, तो रॉन्ग कौन है, तो न्यूमरेटर में रॉन्ग है, तो यहाँ पर पी चिपका देना, एंड यहाँ पर करंट कर देना। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि ये डिरेक्शन देगा, डिरेक्शनल रिस्ट्रेंट, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ओवर करंट रिले, ओवर करंट, इस तरीके से आप बोल सकते हो। यस, और ये वोल्टेज रिस्ट्रेंट है, यस, वोल्टेज रिस्ट्रेंट, और इससे हम क्या बोलते हैं, ओवर करंट, ओवर करंट। हैंड राइटिंग अच्छे से नहीं लिख रहा, बट आप समझ सकते हो सभी चीजें एक साथ, और इन दोनों को कंबाइन करके हम यहाँ पर रिले लिख सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। यस, एक सेकेंड, यहाँ पर ही था ना मैं, एक सेकेंड बेटा, क्या हुआ, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड, यहाँ पर ओके फाइन। सो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गलती से मैं यहाँ पर टिक कर दिया, फाइन। लेट्स सी दी नेक्स्ट थिंग, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या। ओके, अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या बोला गया,
फाइंड द करंट इन द सर्किट शोइंग बिलो। इस सर्किट में जो करंट है, आई करंट बेसिकली, उसको आपको निकालना है। तो कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन को तो मैं बोलता हूँ सीधा सीधा केवीएल ही लगा दिया करेगा। यहाँ पर आपको केवीएल लगाना है, तो जब आप केवीएल लगा दोगे तो मैं बोलता हूँ कि सीधा सीधा केवीएल लगा दो। अब जब भी डिपेंडेंट सोर्सेज आते हैं ना, बहुत सारे बच्चे परेशान होने लगते हैं। मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल भी परेशान मत होना बेटा। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, माइनस केवीएल तो लगा दो, केवीएल लगा दो। तो केवीएल लगा दोगे तो कितना हो जाएगा सर, -12 प्लस, एक सेकेंड इसका थोड़ा सा ये बढ़ा लेते हैं। तो कितना हो जाएगा बेटा, -12 प्लस 4 इंटू आपके पास देखना ये आई रहेगा, प्लस आप एंटर कर रहे हो ना प्लस में, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू ये वी नॉट माइनस 4 वोल्ट है सीधा सीधा, तो इसको वी मत लिखना। और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर प्लस होगा बेसिकली और ये माइनस, तो कितना होगा सर 6, और आपके पास आई हो जाएगा इज इक्वल टू 0। गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो इस इक्वेशन से अगर मैं बता दूं तो इक्वेशन क्या बनेगा आपके पास, तो फिलहाल तो आप ऐसा बोल सकते हो सर -12 और ये -4, तो 16 उस साइड में चला जाएगा और ये 6 और ये 10 आई हो जाएगा, प्लस 2 इंटू वी नॉट और इधर आपके पास ये 16 हो जाएगा। फिलहाल इस इक्वेशन को हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये जो वी नॉट चाहिए आपके पास, जो डिपेंडेंसी होती है, ये हैंडल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये डिपेंडेंसी है क्या, तो डिपेंडेंसी अगर आप देखोगे तो इसके लिए देखना है पोलैरिटी उन्होंने दी थी, निगेटिव पॉजिटिव। तो ये एक्चुअल में निगेटिव पॉजिटिव उन्होंने दी हुई, तो हम उसी के हिसाब से देखें तो ये क्या बनेगा हमारे लिए सर, 6 इंटू आई, और ये माइनस में लेंगे सर क्योंकि वी नॉट के लिए उन्होंने माइनस पोलैरिटी दी, बट हमारी केवीएल के लिए तो रेजिस्टेंस के लिए हम पॉजिटिव ही लेते हैं ना। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो कितना हम बोलेंगे 10 इंटू आई प्लस 2, और यहाँ पर हम बोलेंगे -6 इंटू आई इज इक्वल टू 16। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा सर, ये 12 आई इज इक्वल टू आप 16 बोल सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये 2 आई इज इक्वल टू आपके पास 16 हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी बनेगी सर, -8 एम्पियर, क्योंकि 16 डिवाइड बाय 2 इज नथिंग बट योर 8 एम्पियर। तो योर करेक्ट आंसर इज 8 एम्पियर इन ऑप्शन नंबर ए। यस, बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश की है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो याद रखना, जो डिपेंडेंसी है उसको कैसे आप लिखते हो ना, तो ये चीज़ मैटर करती है बेसिकली डिपेंडेंट सोर्सेस में। तो अगर आपको और भी सेशन क्वेश्चन चाहिए तो मैं आने वाले सेशन में बहुत सारे डिपेंडेंसी के भी क्वेश्चन लूंगा। या तो अगर आपको लगता है कि सर नेटवर्क का एक ऐसा क्वेश्चन ले लो जिसमें आप ज़्यादातर क्वेश्चन ही लेना, तो मैं वैसा भी एक सेशन ले लूंगा बिफोर योर एग्जाम। ओके, फाइन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा क्या गया है, तो उन्होंने पूछा कि द सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, से इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी क्या होता है। तो देखो, ये ऑप्शन पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अगर आपको सेंसिटिविटी चाहिए, सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी अगर आपको चाहिए तो वो क्या होता है, तो ये होता है बेटा चेंज इन आउटपुट टू दी चेंज इन इनपुट होता है, ये होता है सेंसिटिविटी। मतलब किसी भी सिस्टम में सेंसिटिविटी का मैं मतलब आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाता, तो ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है या फिर सिस्टम है। चलो एक इंस्ट्रूमेंट में लिखता, तो इंस्ट्रूमेंट लिखने से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इंस्ट्रूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट है ये किसी ना किसी को ना किसी को तो मेजर करने के लिए रखा है होगा। फॉर एग्जांपल आप एमीटर या करंट मेजरमेंट के लिए आपने रखा है। तो इसका इनपुट मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर इनपुट रहेगा, एंड इसका आउटपुट में चेंज कर रहा हूँ, इसका आउटपुट में चेंज कर रहा हूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने इसको सडनली करंट दे दिया भाई 10 एम्पियर, तो ये मुझे मेजर करके देगा। फॉर एग्जांपल 100% एक्यूरेट तो 10 एम्पियर देगा, 10 एम्पियर ही देगा। सडनली मैंने इसको कर दिया सपोज इसको 5 एम्पियर, तो ये मुझे फटाक से कितना करंट देगा भाई, 5 एम्पियर ही देगा। यस, 5 एम्पियर, तो ये भी मुझे 5 एम्पियर ही देगा। तो इसका मतलब जितनी फास्टली मैंने यहाँ पर इनपुट चेंज किया उतनी फास्टली मुझे आउटपुट मिल रहा है। लिसन केयरफुली, जितना मैं सडनली इनपुट को चेंज कर रहा हूँ उतने ही सडनली अगर मेरा आउटपुट चेंज होता है तो हम क्या बोलेंगे, ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। या फिर या फिर मेरे पास कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, सपोज उसकी इनपुट को मैंने कर दिया 2, एंड वो मुझे कुछ देर बाद अगर मुझे दे रहा है भाई 2 एम्पियर, कुछ देर बाद मतलब सडनली 2 एम्पियर नहीं दे रहा, तो हम क्या बोलेंगे, ये इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सेंसिटिव है ही नहीं, क्योंकि हम डिले ले रहा है थोड़ा सा, इनपुट जैसे चेंज हो रहा है उसके हिसाब से आउटपुट देने में थोड़ा डिले ले रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अ सेंसिटिव, इतना सेंसिटिव नहीं है, क्योंकि हम इसका अगर इनपुट सडनली चेंज कर देते हैं तो आउटपुट थोड़ी देर बाद हमें मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, लेस सेंसिटिव है।
तो सेंसिटिविटी मतलब इनपुट के रिस्पेक्ट में आउटपुट कितना जल्दी चेंज होता है, तो इसे बोलते हैं हम सेंसिटिविटी बेसिकली। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट इज नथिंग बट योर सेंसिटिविटी। तो इसी हिसाब से अगर मैं आपको बता दूं तो ये बेसिक डेफिनेशन है इंस्ट्रूमेंट की, तो इसका जो आंसर रहेगा वो बिल्कुल आपके पास रेशियो में रहेगा। क्या रहेगा, द रेशियो ऑफ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट, change in magnitude of the output to the corresponding change in the magnitude of the input। मतलब change in input to the change in output to the change in input is nothing but your sensitivity। ऑप्शन नंबर सी इज अ बिल्कुल करेक्ट वन, बाकी कुछ भी इसमें पढ़ने जैसा कुछ था ही नहीं। लेट सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो बहुत नन्हा सा बच्चों वाला क्वेश्चन है कि हम फ्यूज कहाँ पर नहीं लगाते। तो बेटा जिसने इंजीनियरिंग नहीं की है तो उसको ही शायद से इसका क्वेश्चन नहीं पता रहेगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो हमेशा याद रखना हम फ्यूज को कहाँ पर लगाते हैं। तो फ्यूज को हम पॉजिटिव फेज में लगाते हैं, सॉरी फेज में लगाते हैं, या तो डीसी का निगेटिव सर्किट रहेगा वहां पर भी लगाते हैं, या तो डीसी का पॉजिटिव सर्किट रहेगा वहां पर भी लगाते हैं। बट फ्यूज को कभी भी हम निगेटिव लाइन में नहीं लगाते बेटा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। निगेटिव सॉरी निगेटिव मैं बोल रहा हूँ, न्यूट्रल में नहीं लगाते, निगेटिव बोलते हैं ना मैंने, न्यूट्रल लाइन में कभी भी हम फ्यूज को नहीं कंसीडर लगाते। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि उन्होंने नेवर पूछा था कहाँ पर हम फ्यूज नहीं इंसर्ट करते हैं। तो हम फ्यूज को न्यूट्रल वायर में कभी भी नहीं लगाते। यस, हम फेज में या तो डीसी के पॉजिटिव निगेटिव किसी भी एक वायर में लगा सकते हैं, बट न्यूट्रल में कभी भी फ्यूज नहीं लगाया जाता। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। यस, अब हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कौन से सब्जेक्ट से बेटा ये क्वेश्चन, थोड़ा कोई बता सकता है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास मेजरमेंट से। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है द मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट पीएमएमसी। सबसे पहले तो बेटा पीएमएमसी एक इंस्ट्रूमेंट है। यस, एक इंस्ट्रूमेंट है ऐसा उन्होंने बोला है। और उस पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट वाले भाई साहब का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 5। आरईएम रेजिस्टेंस कितना है आपके पास, 5 ओम है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस उस इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस का कितना है बच्चा, कितना है उस पोटेंशियल डिफरेंस। चलो मैं आपको ऐसा बताता हूँ कि ये आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, अब मुझे नहीं पता ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, वट एवर। इस इंस्ट्रूमेंट का आरएम उतना दिया गया है, और इस इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस का वोल्टेज आपको दिया बेटा 70 मिली एम्पियर वोल्टेज है ना, मैंने एम्पियर बोल दिया, वोल्ट, राइट ना, 70 मिली वोल्ट। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया गया भाई 5 ओम, ऐसा उन्होंने बोला है। चलो, एंड फुल स्केल ये दिखा रहा है, इसका जो फुल स्केल है वी फुल स्केल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 75 मिली वोल्ट आपको दे रहा है फुल स्केल। यस, एंड उन्होंने बोला है टू गिव द फुल स्केल डिफ्लेक्शन द स्केल द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। बेसिकली उन्होंने बोला है कि इसकी फुल स्केल दिखाने के लिए यहाँ पर आपको शंट लगाया जाता है ना। यस, शंट लगाया जाता है, मतलब आर शंट बेसिकली हम लगाते हैं। यस, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इस आर शंट की वैल्यू आपको पूछी गई है। एंड फुल स्केल का जो करंट है, मतलब बेसिकली एमीटर के रेंज एक्सटेंड कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं। तो आई फुल स्केल करंट आपके पास 30 एम्पियर का है, इतना है। यस, ये आपको दिखाना है बेसिकली, इससे इतना एम्पियर आपको मेजर करना है इस एमीटर वाले से। तो आपको कितना आर शंट लगाना पड़ेगा, तो आर शंट लगाने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये होता है सर आर एम डिवाइडेड बाई एम माइनस 1। तो आर एम की वैल्यू पता है आपको। यस, ये देखो यहाँ पर आर एम पता है ना, तो आर एम हम यहाँ पर सीधा पुट कर सकते हैं। बट आपको एम पता है क्या, नहीं। तो एम क्या होता क्या है, तो यम आपके पास होता है सर, क्या होता है बेटा, यम बताओ तो यम आपके पास क्या रहेगा, कोई बता सकता है कि व्हाट इज मीन बाय द यम। तो यम हमारे पास हमेशा टोटल करंट, या फिर मैं बोलता हूँ फुल स्केल करंट डिवाइड बाय मीटर का करंट होता है। यस, मैं ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं, ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। तो फुल स्केल करंट तो पता है, बट क्या आपको मीटर का करंट पता है, नहीं। तो आईएम हम देखेंगे तो मीटर का करंट हम कैसे निकालेंगे, सर ये मीटर का करंट निकालना है ना, तो मीटर के अक्रॉस का वोल्टेज लेना पड़ेगा। यस, तो मीटर के अक्रॉस का वोल्टेज कितना है, फुल स्केल मीटर के अक्रॉस का वोल्टेज चाहिए हमें, तो हम क्या बोलेंगे, फुल स्केल मीटर के अक्रॉस का वोल्टेज जो है मीटर का रजिस्टेंस। तो कितना है सर, ये 75 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई मीटर का रजिस्टेंस कितना है सर, 5। यस, तो इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, और ये 15। यस, 15 ही हो जाएगा ना। यस, लेट मी यूज अ कैलसी 75, क्योंकि मैं गलत नहीं करना चाहता बेटा, डिवाइडेड बाय 5। यस, 15 ही है, सही है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 15 इंटू 10⁻³ ये आई एम बना।
बस कुछ नहीं, यहाँ पर पुट कर दो। तो ये 30 डिवाइड बाय 15 इंटू 10⁻³ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो 30 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय आपके पास ये 15, तो ये 15 दूने हो जाएगा भाई 30, तो 20, 1 2 3 मतलब 2 हो जाएगा, 3 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये एम की वैल्यू मिल चुकी है। कुछ नहीं, यहाँ पर पुट कर दो। तो आर एम की वैल्यू कितनी थी बच्चा? तो 5 ऑलरेडी था ना, ये 2000 -1। अब ध्यान से सुनना इस मेरी बात को, 2000 में से 1 जाएगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा इसके ऊपर? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, तो इसको आप अप्रोक्सीमेट आपका इसका आंसर कैसे निकाल सकते हो? आप क्या बोलोगे सर 5 डिवाइड बाय, मैं इसको 2000 कर ही सकता हूँ ना? यस। अब 5 डिवाइड बाय 2000, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि सर 5 डिवाइड बाय 2 और 10⁻³ मैं ऊपर लेके लिखूंगा, तो क्या मैं इसको 5 डिवाइड बाई 2 मतलब 2.5 मिली ओहम नहीं लिख सकता? यस। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। बिना कैलसी के क्वेश्चन को सॉल्व किया, कुछ भी चीजें नहीं थी। यस, ये भी चीजें मैंने जैसे आपको मतलब गलत ना करूँ इसलिए, शायद से ये सेम क्वेश्चन मैंने मेजरमेंट वाले सेशन में भी लिया हुआ है। तो कुछ नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो जा रही है, बाकी कुछ भी नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। यस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या? करंट ऑफ, एक करंट दिया गया है और ये भी शायद से क्वेश्चन मैंने लिया है। वो कितना है आपके पास? 10 + 5 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 3 × sin ऑफ 2 ओमेगा टी। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है बेटा, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रहेंगी तो हम इसका आरएमएस करंट निकाल सकते हैं। आरएमएस करंट ही पूछा है आपके पास, क्यों? क्योंकि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आरएमएस करंट मेजर करता है बेटा, आरएमएस करंट, राइट ना? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आरएमएस करंट मेजर करता है। तो आरएमएस करंट कैसे निकालेंगे हम? तो इसके लिए क्या होता है सर, जो भी डीसी का करंट है सर उसका करना पड़ता है स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय सर आरएमएस नंबर 1 का स्क्वायर, पहला आरएमएस का करंट प्लस आरएमएस नंबर 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। मतलब एसी के लिए अलग से इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सर डीसी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस पहले का आरएमएस क्या आ जाएगा? तो सर आप बोलोगे 5 डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर प्लस क्या करोगे बेटा? इसके लिए करोगे 3 डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर। आरएमएस ऐसे निकालते हैं ना हम। यस। तो कितना हो जाएगा? तो आप इसको बोलोगे सर ये 100 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 प्लस ये आ जाएगा बेटा 9 डिवाइड बाई 2। यस। तो इसको पूरा सॉल्व कर लेना, पूरा सॉल्व कर लेना, या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ 200। क्यों 200 किया मैंने, कोई बता सकता है? +9, तो ताकि मैं सभी का डिवाइड बाय 2 कर सकूँ, राइट ना? तो 225 और ये 9 √239, सही है ना? 225 और 9, अरे 2 गलत कर दिया मैंने, क्योंकि इसमें 2, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, 225 और ये 9, 225 + 9, 3 2, अरे 234 डिवाइड बाय आपके पास 2 हो जाएगा। यस। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर इसका अंडर रूट लेंगे, तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल 10.81 आपके पास आ रहा है। तो इसको अप्रोक्सीमेटली कर लेंगे तो 10.82 आपके पास आंसर आ रहा है। बिल्कुल आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन है किससे रिलेटेड? तो ये है आपके पास बेसिकली सर्किट ब्रेकर, मतलब ये पावर सिस्टम से। क्या बोला? इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ द पावर सिस्टम्स आर रिस्पेक्टिवली 1 हेनरी एंड 0.1 फैराड, 0.01 माइक्रोफैराड एंड द इंस्टेंटेनियस इंटरप्टेड करंट कितना आपके पास? इतना है। फिर उन्होंने बोला वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर कितना रहेगा। कभी भी अगर आपके पास वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर पूछेगा ना बेटा, तो आपको एक ही चीज करनी है कि हाफ CV का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ यल यल आई का स्क्वायर, ये चीजें इक्वल करनी है। मतलब कैपेसिटेंस में जो एनर्जी स्टोर्ड है यानी इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है, ये दोनों चीजें आप इक्वल कर देना, बाकी कुछ नहीं। इसके पीछे का कंसेप्ट आपको समझने की अभी तो जरूरत नहीं है। अब यहाँ से देखना ये दोनों चीजें कट जाएंगी। देखो अब ये चीज मैं आपको ये नहीं बता रहा कि मैं आपको रटने के लिए बोल रहा हूँ। जो काम काम की चीजें, कैसे कैसे आप फॉर्मूले को याद रख सकते हैं और कैसे आप फॉर्मूले को कम से कम आप याद रखने की कोशिश कर, मतलब याद रखने से आपके ज्यादा से ज्यादा फायदे हो जाएंगे, वो चीज मैं बता रहा हूँ। इसके पीछे बहुत कंसेप्ट होती है कि वाई यू आर टेकिंग द कैपेसिटर वोल्टेज, कैपेसिटर एनर्जी इज इक्वल टू इंडक्टर की एनर्जी। अब ये चीज यहाँ पर ये समय नहीं कि मैं आपको सभी चीजें बता सकूं, राइट ना? तो दिस इज योर लास्ट चांस, तो आपको बस कुछ काम की भी चीजें लिखनी होती है। तो यहाँ से मैं क्या बोलूंगा कि V इज इक्वल टू
क्या लिख सकता हूँ मैं, तो आई इंटू अंडर रूट ऑफ यल डिवाइड बाई सी, सीधा ये फॉर्मूला आपका आ सकता है। अब यहाँ पर ये कोई ना बोले कि सर कैसे आया, अरे बेटा कुछ नहीं है, सी को इधर डिवाइड किया है, देन वी का स्क्वायर मतलब अंडर रूट आ जाएगा, और अंडर रूट सी का स्क्वायर आई का स्क्वायर है तो आई बाहर निकल जाएगा और ये यल इंटू सी अंदर फंस जाएगा। बात इतनी सी है, बाकी क्या है इसमें, तो v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, करंट कितना है 10 एम्पियर, अंडर रूट यल की वैल्यू पुट कर लेना, तो 1 डिवाइड बाई 0.01 इंटू 10⁻⁻⁶ कर दोगे आप। यस, तो इसको मैं 10 अंडर रूट 10⁻⁶ कर लेंगे, और ये देखना आपके पास ये कितना हो जाएगा रे, तो आप बोलोगे सर 0.01 हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकता कि ठीक है, देखो बिना कैलसी के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 10⁻⁶, और इसको अगर मैं ऐसा लिखूँ 10⁻⁻², राइट, तो ऊपर जाकर 10⁻8 बन जाएगा, राइट ना। तो ये 10⁻⁶ और 10⁻2 ऊपर जाकर प्लस बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10⁻2, दोनों के एडिशन करोगे तो पावर के एडिशन होती ना, तो 10⁻8 हो जाएगा, और अंडर रूट लोगे तो 10⁻4 हो जाएगा, राइट ना। तो 4 मतलब इसको मैं 100 और इसको मैं किलो वोल्ट बोल सकता हूँ। तो वेयर इज योर आंसर, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी में आपके पास। यस, तो ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही आपके पास ऑप्शन है, बिना कैलसी के सॉल्व किया, कुछ भी नहीं था इसमें। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या, और ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये ना मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट आपके पास द स्केल कैसी होती है, मूविंग कॉइल मतलब पीएमएमसी, पीएमएमसी। तो इसमें बेटा, इसमें आपके पास लीनियर स्केल होती है, याद रखना लीनियर स्केल होती है, ओके। एंड जो आपके पास यमाई इंस्ट्रूमेंट है, यमाई इंस्ट्रूमेंट इसमें नॉन लीनियर स्केल होती है। यस, ये आपको याद रखना है। तो पीएमएम इंस्ट्रूमेंट एक लीनियर स्केल को फॉलो कर लेता है, एंड एमआई इंस्ट्रूमेंट आपके पास नॉन लीनियर स्केल को। तो इसमें ज़्यादा कुछ मैं बताते नहीं बैठूंगा, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत आसान क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूविंग कॉइल मतलब पीएमएमसी, पीएमएमसी ना मूविंग कॉइल, तो इसमें आपके पास लीनियर स्केल रहेगी। तो ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत नन्हा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है इसलिए मैंने बोला। देन आपके पास एक क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन अगर आप ट्रांसमिशन में आते हो तो ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछने के चांसेस है, क्योंकि ट्रांसमिशन वाला क्वेश्चन है बेसिकली ये। तो डिस्टेंस रिले हम ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ कर लेते हैं। डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले कहाँ पर यूज़ किया जाता है बेटा, ट्रांसमिशन लाइन में। बेसिकली डिस्टेंस में हम डिस्टेंस रिले, आप जैसे कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट होता है, ध्यान से देखना, ये जनरेटर स्टेशन है सपोज, देन आपके पास ट्रांसमिशन लाइन चलेगी, इधर लोड रहेगा फॉर एग्जांपल, इधर फॉल्ट हुआ है, यहाँ पर फॉल्ट हुआ है, तो ये जनरेटर स्टेशन से कितने किलोमीटर पर फॉल्ट हुआ है, यहाँ पर ये जो लेंथ है ये आपके पास निकाली जाती है प्रोपोर्शनल टू वहाँ पर वोल्टेज कितना है और वहाँ पर करंट कितना है। मतलब ये वोल्टेज लिया जाएगा आपके पास पीटी से, इसे हम वीटी भी बोलते हैं, एंड करंट, वीटी मतलब वोल्टेज ट्रांसफार्मर, या फिर दूसरा नाम उसको बोला जाता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी, और ये ले जाएगा सीटी से। ये दो चीज़ें अगर मिल चुकी है तो इससे हमें मिलता है बेसिकली इम्पीडेंस, राइट ना। तो लेंथ बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्पीडेंस होती है। तो हमें एक्चुअल में इम्पीडेंस मेजर किया जाता है वोल्टेज एंड करंट से, तो उससे हम इनडायरेक्टली लेंथ निकाल लेते हैं कि कितने फॉल्ट पर, कितनी जगह, सॉरी कितने लेंथ पर आपके पास फॉल्ट है। तो इसे हम बोलते हैं बेटा डिस्टेंस रिले प्रोटेक्शन, डिस्टेंस मेजर करता है इनडायरेक्टली बाय विद द हेल्प ऑफ इम्पीडेंस। तो ये आप ट्रांसमिशन लाइन में इस तरीके का रिले यूज कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन आने के चांसेस मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिले है ये। तो डिस्टेंस रिले आपको पूछने के चांसेस है, तो डिस्टेंस रिले इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन लाइन। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद से बहुत कम क्वेश्चन बाकी है, उसको हम देख लेते हैं। क्या बोला है, द लॉजिकल एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, देन उन्होंने बोला ये किस के बराबर रहेगा। कल भी इसी तरीके का क्वेश्चन हमसे हमारा नहीं आया था, आई डोंट नो, मतलब पहली बार तो मेरे से नहीं आया था, बट शायद से मैं गलती तो नहीं कर रहा था, पर जो दूसरी बार जब हमने सॉल्व किया तो वो बराबर मिला था, तो बाकी कुछ नहीं था। तो ए प्लस बी सी बार, ये भी वैसा ही लग रहा है, यहाँ पर ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा। अब देखो इसमें से जो चीज़ें कॉमन निकल रही है उसको निकालो सबसे पहले, तो इन दोनों में से क्या कोई चीज़ कॉमन निकल रही है क्या, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। तो देखो
इसमें से एंड इसमें से एक चीज कॉमन निकाल रही है और वो है सर ए सी बार, तो हम यहाँ पर बी प्लस बी बार बोल सकते हैं। इसमें से कुछ भी चीजें नहीं कॉमन निकली तो हम क्या बोलेंगे, ए बार सी, राइट ना। चलो, तो ए सी बार और इस सभी की वैल्यू हमें पता है सर 1 हो जाती है, राइट ना। प्लस यहाँ पर ए बी बार सी आ जाएगा, तो इसमें से क्या चीज़ कॉमन निकलेगी उसको निकाल लेना बस। जो चीज़ कॉमन निकलेगी उसको निकाल दो। क्या निकलेगा बेटा, इसमें से ए कॉमन निकलेगा, तो ए को कॉमन निकालना, तो यहाँ पर सी बार प्लस बी बार सी। तो आपको थोड़ा सा आइडिया पता चल चुका होगा कि सी है सर, सी का पार्टनर कौन है सर, सी। तो सी के पार्टनर सी बार का पार्टनर सी है सर, और उसने फ्रेंडशिप की बी बार के साथ। तो इसका मतलब सी बार को किसने धोखा दिया सर, सी ने धोखा दिया, तो हम इसको छोड़ देंगे। ये ट्रिक मैंने बदल बोली आपको। यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, ए इन ब्रैकेट सी बार प्लस बी बार, तो ये जहाँ पर होगा ये आपके पास बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो आपका आंसर देखो ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल मैच कर रहा है। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हम देख लेते क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। टूज कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो इसका तो सबसे पहले देखो दो मेथड है। एक तो आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल कर उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो। और वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए देखो आपके पास बाइनरी में होता क्या, सबसे पहले तो गिवन नंबर हाईएस्ट नंबर से माइनस करना होता है। ये चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, जिन्होंने मेरा नंबर सिस्टम का वीडियो देखा होगा। तो इसके लिए तीन मेथड है, आप सॉरी दो ही मेथड है। तो पहले तो वन कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, हम हायर में से ये गिवन नंबर माइनस कर लेते हैं, या फिर बाइनरी में तो हम सीधा सीधा वन को जीरो जीरो से वन रिप्लेस कर देंगे, तो वैसे हमें वंस कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। और वंस कॉम्प्लीमेंट में वन ऐड करने से हमें टूस कॉम्प्लीमेंट मिलता है, यस ना। यस, तो आपके पास याद रखना, हमेशा याद रखना कि टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। टूस कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या होता है, तो वो होता है सर वंस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट प्लस आपको क्या करना होता है, राइट हैंड साइड में आपको वन ऐड करना होता है। राइट हैंड साइड बीट में बेसिकली, बीट में आपको ऐड वन करना होता है, तो उससे आपको टूस कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। गेटिंग माय पॉइंट, यस, उससे आपको टूस कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है, ऐसी आपको चीज़ें मिल जाती है। अब ध्यान से और नजाकत से देखना। और उसके ये तो हुआ एक मेथड, और मैंने और एक चीज़ बोली थी कि गिवन नंबर एज इट इज लिखो। सबसे पहले तो 0 0 0, ये मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, सबको आता होगा। दूसरी मेथड, गिवन नंबर एज इट इज लिखना, 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1, राइट ना। इसमें से आपको स्कैन करते जाना, इस साइड से स्कैन करना है टिल द वन। जब तक आपको पहला वन नहीं मिलता तब तक नंबर को स्कैन करना है। तो आप जैसे ही जाओगे, देखो पहला ही वन मिला तो उसको उस तरफ आपको वन लिखना है। देन उसके बाद हर एक नंबर को कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब यहाँ पर जीरो है तो इसको लिखना वन, यहाँ पर वन है तो इसको लिखना जीरो, यहाँ पर वन है तो इसको लिखना जीरो, यहाँ पर वन है तो इसको लिखना जीरो। उसके बाद यहाँ पर जीरो है तो इसको लिखना वन, इसको लिखना वन, इसको क्या करोगे आप जीरो, इसको करोगे वन, इसको जीरो जीरो 1 1 0 1 1। तो अगर आप देखोगे तो ये आपके पास बेसिकली टूज कॉम्प्लीमेंट होगा, राइट ना। यस, ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बेटा। जिसको नहीं समझ में आ रहा ना, तो नंबर सिस्टम का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का रिसेंटली मैंने अपलोड सेशन है, उसको देख लेना। बहुत सारी चीज़ें आपके बन जाएगी, जिसमें मैंने नंबर कन्वर्जन भी पढ़ाया है, देन टूज कॉम्प्लीमेंट की चीज़ें पढ़ाई है, टेंस कॉम्प्लीमेंट पढ़ा है, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट पढ़ा है बेटा। ये सभी चीज़ें पढ़ाई हुई है वहाँ पर, वो तो बहुत डिटेल में कोर्स है, मतलब सेशन है, तो उसको आप देख लेना, राइट ना। तो इसका क्वेश्चन जो हो जाएगा बेटा, सही जो आंसर है वो आपके पास ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल करेक्ट वन, अगर आप मैच करोगे तो। रेस्ट उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या। और ये भी क्वेश्चन बहुत प्यार से समझाने की कोशिश किया। अब इस क्वेश्चन में बेटा उन्होंने क्या बोला है, ध्यान से देखो। और 3 6 ओम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल फॉर्म कर रहे 6 ओम के रजिस्टेंस है तीन। तो मतलब यहाँ पर एक 6 ओम का रजिस्टेंस है, और यहाँ पर एक 6 ओम का रजिस्टेंस है, एंड यहाँ पर एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ऐसा उन्होंने बोला है। देन उन्होंने बोला है द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग इसको स्टार डेल्टा कन्वर्जन समझ लेते हैं, जब भी ऐसा देखेगा ना तो उसको बोलने लगते हैं स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा नहीं है, उन्होंने बोला है कोई भी दो कॉर्नर, जैसे कि मैं इसको और इसको पकड़ता हूँ, इसके बीच में क्या रेजिस्टेंस रहेगा बेसिकली, ऐसा उन्होंने पूछा है। यहाँ से आर इक्विवेलेंट उन्होंने पूछा है, कितनी वैल्यू रहेगी इसकी, ये उन्होंने बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा है। तो क्या वैल्यू रहेगी, तो देखो ना, अब ये दो चीजें कैसी बेटा, तो ये दो चीजें आपके पास सीरीज में ना,
यस, दोनों की दोनों चीज़ें सीरीज में आ जाएंगी। तो 6 और 6 कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये यहाँ पर आ जाएगा सर 12 ओहम, राइट। एंड इधर से आपके पास ये 6 ओहम आ जाएगा, गेटिंग 6 ओहम, बराबर। यस। तो आप क्या बोलोगे इस बेटा, यहाँ पर ये सब चीज़ें इस तरीके से आ जाएगी और यहाँ से हम आर इक्विवेलेंट देखेंगे। तो आर इक्विवेलेंट ही पूछा है, तो हम कैसे निकालेंगे सर आर इक्विवेलेंट? सर 12 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाय, अगर आप कर लेते हो। यस, तो यहाँ पर मैंने पेयर भी बताई थी बट फिर भी आप कर सकते हो, और ये आपके पास 18, राइट ना। तो कितना हो जाएगा सर, 6 3 जा 18, और 6 3 4 जा आपके पास 12 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 ओहम हो जाएगा। तो जो कि बिल्कुल आपके पास ऑप्शन नंबर सी में आपके पास मैच कर रहा है। यस, बिल्कुल समझ में आ गया ये क्वेश्चन। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि स्टार डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार अगर इक्वल वैल्यू की चीज़ें होती तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर आप स्टार टू डेल्टा जा रहे हो बेटा, तो इसके लिए तो ट्रिक भी होती है। स्टार टू में मेरे पास एक ट्रिक होती है, बट अभी आप बस याद रखना, सभी अगर इक्वल वैल्यू के हैं, मतलब इसकी भी वैल्यू आर है, इसकी भी वैल्यू आर है, इसकी भी वैल्यू आर है, तो डेल्टा टू स्टार जा रहे हो मतलब बड़े से आप छोटी चीज़ में जा रहे हो। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने बोला था कि हर एक ब्रांच आपके पास R/3 R/3 एंड R/3 हो जाती है। एंड अगर आप डेल्टा टू स्टार टू डेल्टा जा रहे हो, यस, स्टार टू डेल्टा जा रहे हो, तो ये चीज़ पलटेगी, राइट। मतलब यहाँ पर डिवाइडेड बाय 3 वाली टर्म होती है एंड इसको मल्टीप्लाई बाय 3 वाली टर्म होती है। तो ये चीज़ याद रख लेना, ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन में आता है। हम क्या कर लेते हैं, आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आएगा ही क्यों सर, तो ये चीज़ आ जाती है बेटा सीधा सीधा स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन के लिए। ओके, एंड ये सेम चीज़ बेटा कैपेसिटर के लिए अपोजिट में चलती है, ये रेजिस्टेंस के लिए चलेगी। रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड इम्पीडेंस के लिए ये सब चीज़ें चलेगी, बट कैपेसिटर के लिए ये चीज़ अपोजिट में चलती है। यस, तो याद रखना। तो सपोज ये इस तरीके से आप कर रहे हो, तो यहाँ पर सपोज ये कैपेसिटर है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, तो इधर जाओगे तो इसके लिए ये 3C बनाएगा, 3C बनाएगा, 3C बनाएगा। तो इधर से जाने पर यह मल्टीप्लाई बाय 3 कराएगा, बट इधर से जाने के लिए ये डिवाइडेड बाय 3 करा लेता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूंगा इसके बारे में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है क्या यहाँ पर। किरचॉफ्स करंट लॉ इज एप्लीकेबल टू, केसीएल कहाँ पर लगता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि केसीएल आपके पास जंक्शन में लगता है बेटा, जंक्शन इन द सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट में नहीं, एंड आपके पास क्लोज लूप में नहीं, तो जंक्शन में लगता है। तो इसका आंसर जो रहेगा, ईएससी में आया हुआ क्वेश्चन, इतना लाइटली मत लिया करो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ओनली टू इज अ बिल्कुल करेक्ट वन, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। जंक्शन पर लगता है, जंक्शन या तो नोड पर लगता है आपके पास केसीएल। चलो नेक्स्ट थिंग अगर हम देख लेते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं यहाँ पर बता दूं कि केसीएल के हिसाब से आपको एक क्वेश्चन भी याद रखना है बेटा, केसीएल। तो जब भी आप केसीएल केसीएल अप्लाई करते हो ना, आपको बेटा नोड का वोल्टेज मिल जाता है, नोड वोल्टेज। ओके, नोड का वोल्टेज मिल जाता है जिस नोड पर आप लगा देते हो। एंड ये सी से याद रखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर ये वर्क करता है। तो ये भी एक बार पूछा गया था कि केसीएल कौन से लॉ पर चलता है, तो यहाँ पर बोलना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सी से याद रखना, ये चार्ज पर आपके पास चलता है, सी से याद रखना चार्ज, सी से चार्ज याद रखना है बेटा। ओके, और वैसे आपके पास केवीएल, केवीएल अगर कभी पूछेगा तो याद रखना, केवीएल जब भी आप अप्लाई करोगे ना तो आपको लूप का करंट मिलता है बेटा, लूप करंट मिलता है आपको। एंड ये आपके पास कौन से लॉ पर चलता है, तो याद रखना ये चलता है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर चलता है। ओके, ये एग्जाम में पूछा गया है ये हर बार, तो इसलिए आपको याद रखनी है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास के मैप से रखा हुआ है, कल भी मैंने एक क्वेश्चन के मैप से रखा था। क्या बोला गया है, द मिनिमाइज्ड फॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर में आपके पास मिनिमाइजेशन फॉर्म है। तो देखो आपके पास यहाँ पर कितने सेल है, तो 8 सेल है, तो हम सबसे पहले 8 की कोशिश करेंगे, 8 का पेयर बने नहीं है, दिख रहा है कि सभी की सभी 8 नहीं फील है, तो 8 का नहीं, तो हम 4 की ट्राई करेंगे, 4 भी नहीं दिख रहा, तो हम करेंगे बेटा दो का पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये इन दोनों का एक चीज़ बना है, राइट ना, तो इसके हिसाब से हम बना के देखेंगे। तो दिस इज माई एक्स बार बेसिकली, एंड ये आपके पास एक्स रहेगा, ये क्या हो जाएगा एक्स, एक्स नहीं, आई एम सॉरी, ये आपके पास वाई, एंड ये दोनों का दोनों बार, यहाँ पर वाई बार। एक सेकंड मैं इसको पहले तो लिख लेता हूँ, तो ये वाई बार होगा, ये जेड, और यहाँ पर वाई जेड, और यहाँ पर वाई और ये जेड बार, राइट ना। यस, तो देखो इन दोनों के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो एक्स एंड वाई बार तो पलट रही है, तो इसके हिसाब से मेरा पास आंसर क्या आ जाएगा,
तो दिस इज माई वाई जेड बार, राइट। यस। एंड इन दोनों का मैं बना सकता हूँ, यस बिल्कुल। तो इस हिसाब से इसका क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर इधर से x एंड उधर से किसने पलटी नहीं बदली सर, पार्टी नहीं बदली सर, y बार नहीं, राइट। तो ये चीज़ आपको पता ही होगी एंड आपके पास एक पेयर बन जाएगी दिस वन। तो इस हिसाब से आपका क्या आ जाएगा, तो इधर से आप बोलोगे सर x एंड ऊपर से किसने पलटी नहीं खाई, तो आप बोलोगे सर z। तो इसका मतलब आपके पास जो फंक्शन है मिनिमाइजेशन फॉर्म वो क्या आ जाएगा, तो वो हो जाएगा सर एक्स वाई बार प्लस वाई बार जेड प्लस एक्स जेड, राइट ना। तो कहाँ पर है भाई आपके पास आंसर, ऑप्शन नंबर बी में, बिल्कुल सही। के मैप में आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दे दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बेटा सभी को समझ में आ गया होगा एंड जिन्होंने पेशेंसफुली हमारे सेशन को देखा है तो उनके लिए तो मेरी तरफ से बिग थैंक्स, क्योंकि आपने इतना पेशेंसफुली इस सेशन को देखा और इतना अच्छे से इंटरेक्ट करते हुए सभी क्वेश्चन के आंसर आपने दिए हैं। ओके। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो जिन्होंने अभी तक हमारे बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली बेटा सब्सक्राइब कर दो, सो दैट मैं जितने भी सेशन लेता हूँ उसके आपको मिल जाएंगे पीडीएफ। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप हमारे सेशन को लाइक भी कर सकते हो, तो इस लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उन बच्चों तक पहुँच रही है और उनको समझ रही है। एंड कोई अगर सजेशन रहे, कोई भी अगर आपको डाउट आता है या फिर कोई भी आपको लगता है कि सर को पढ़ाना आता है नहीं आता है, तो आप कोई भी सजेशन रहे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड किसी को लग रहा है कि सर के सेशन अच्छे हैं और हम मतलब दोस्तों को मतलब हमारे दोस्तों को इसकी हेल्प हो सकती है, या फिर मैं हमारे जो जूनियर है या फिर जितने भी आपके रिलेटिव्स होंगे जिनको ज़रूरत है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो आप उनके साथ ये सेशन शेयर कर सकते हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सभी सेशन के आपको पीडीएफ मिल जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैं अटैच करा दूंगा, सो दैट आप इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। जैसे कि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है तो इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ बेटा मेरी तरफ से आपके लिए गुड विशेष, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के सभी बच्चों को मैं जल्द ही मिलूंगा हमारी महाट्रांसको फैमिली में। ओके। एंड उम्मीद करता हूँ आज का सेशन सभी को समझ में आ गया होगा। मतलब जाने से पहले आप लाइक एंड कमेंट तो करके ही जाना बेटा, सेशन अच्छा लगे तो, एंड शेयर कर देना। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया बेटा सब्सक्राइब कर दो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीवन।